हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है, इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, इनसे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इस चैप्टर से बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी पूरे बुक का, ठीक है, पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। जो फ्रांस है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का है कि 1815 ईस्वी, खा है 1830 ईस्वी, गा है 1848 ईस्वी एंड घा है 1871 ईस्वी। तो आपको यह बताना है कि फ्रांस में जो गणतंत्र है, गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप कि सारे स्टूडेंट को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा 1848 ईस्वी, ठीक है। ये पहले ही चैप्टर का है, तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। अगर आपको पहले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये हमारा पहले ही चैप्टर का है। प्रश्न नंबर 2 है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुआ, या फिर फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। आपको यह बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर का है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी एंड गा है 1790 ईस्वी एंड गा है 1787 ईस्वी। तो बच्चों आपको यह बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, इसको मैंने पहले ही बता रखा है कि 1789 ईस्वी में हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के कारण परिणाम बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो बिस्मार्क को, खा है काइजर विलियम प्रथम को एंड गा है हमारा हिटलर एंड गा है मैक्सिनी। तो बच्चों जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। इसमें जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय ऑटो बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ऑटो बिस्मार्क को, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो बिस्मार्क को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो बच्चों जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था, फ्रांस से। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ, फ्रांस से हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। जो नेपोलियन है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1814 में एंड खा है 1815 में एंड गा है 1816 में एंड खा है 1817 में। तो बच्चों जो नेपोलियन है इसका पराजय कब हुआ था। तो नेपोलियन का पराजय हमारा 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। तो ये हमारे 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दिया कि हमारे पहले चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ और इस चैप्टर से आए तो छोड़कर मत आओ, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तो आप कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, सारे का आंसर भी साथ में समझना, ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आपको बतानी है, ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। केवल आपको अगर जर्मनी का एकीकरण दिखे तो जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं अच्छे से उसको लिख देना, ठीक है। कि राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन में काफी व्याप्त थी। जो मध्यवर्गीय जर्मन लोग थे, जो मध्य वर्ग में पाए जाते थे, ठीक है। तो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी, ठीक है, काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि उन्होंने 1848 ईस्वी में, जो 1848 ईस्वी है
में जो जर्मन के विभिन्न इलाके हैं, जो जर्मन के महासंघ है उनके जो विभिन्न इलाके हैं उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, जो एक निर्वाचित संसद होता है, द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, समझ में आया मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या आपको बताना चाहता हूँ कि 1848 की बात है, उसमें जब महासंघ जो होते हैं उनके विभिन्न जो इलाके होते हैं उनको जोड़कर, जैसे हम बहुत सारी चीजों को जोड़कर एक बड़ा सा चीज बनाते हैं, उसी प्रकार से ये भी करना चाहते थे ताकि हमारी शक्ति बढ़े, और जब शक्ति बढ़ेगी तो हमारे पास लड़ने की क्षमता होगी। ठीक है, प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। लेकिन ये जो पहल है, इस घटना को, इस चीज को, इस पर गौर नहीं किया गया, और इसको जो राजशाही है और फौज की ताकत है उन्होंने मिलकर दबा दिया ताकि ये चीज आगे ना बढ़े। ठीक है, और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, जायदाद है, भूमि है, खेत है, उन्होंने भी समर्थन किया कि जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामियों में भी इनका समर्थन किया। और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। और जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसका जो मुख्यमंत्री है ऑटो वन बिस्मार्क है। ऑटो वन बिस्मार्क लास्ट में देखो, बिस्मार्क भी शॉर्टकट में कह सकते हो, जो बिस्मार्क है वो इस प्रक्रिया का जनक है, मतलब जनक था, जिसने प्रसा की सेना है और नौकरशाही की मदद ली। जो प्रसा की सेना है और नौकरशाही है उनकी मदद ली, और 7 वर्ष के पश्चात जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है, ध्यान से समझना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3 देश, 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब जब इन 3 युद्धों में जो प्रसा है उसकी जीत हुई, तो फिर प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी, और एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारी पूरी हो गई। ठीक है, और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। और जो प्रसा के राजा हैं विलियम प्रथम, जो प्रसा के राजा थे, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। क्या मतलब? प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस तरह जो 1871 में जो जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा है जर्मनी का एकीकरण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया है ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? जो बाल्कन प्रदेश हैं, बाल्कन प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी तनाव है वो क्यों पनपा, ये आपको बताना है। तो 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र जो प्रदेश है गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। 1871 में क्रांति हुई और उसके बाद हमारा जो मतलब यूरोप में जो बाल्कन प्रदेश हैं या बाल्कन क्षेत्र हैं वो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। जो गंभीर राष्ट्रवादी, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना होने लगी, राष्ट्रवादी तनाव का मतलब क्षेत्र बन गया। और इस राष्ट्रवादी तनाव के निम्नलिखित कारण थे, बहुत सारे कारण थे, इसलिए भाई ये बना, क्योंकि कोई चीज होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई घटना होता है उसके कारण होते हैं, कोई क्रांति होती है उसके कारण होते हैं, बाद में परिणाम भी निकलता है। ठीक है, तो पहला, इस क्षेत्र में भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी, मतलब भौगोलिक भी भिन्नता थी और जातीय भी भिन्नता थी। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, काफी ज्यादा चेंजेस है, क्योंकि जब जातीय और भौगोलिक दोनों में भिन्नता होगी तो फिर उस क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव जरूर पनपेगा। दूसरा है कि इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, ठीक है, एंड बुल्गारिया एंड अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ठीक है, एंड सर्बिया आदि देश के जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, मतलब ये सारे देश के लोग इसमें रहते थे जो स्लाव भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, इन सारे देश के लोग रहते थे। तीसरा पॉइंट है, तुर्कों और इन ईसाइयों प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहां पर हालात भयंकर हो गया। जो तुर्की लोग थे, तुर्की और जो ईसाई लोग थे, ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेद हुआ। अब इस मतभेद के कारण यहां पर हालात भयंकर हो गया, क्योंकि ये जो है ईसाइयां अपने आप को ज्यादा मानते थे, तुर्क अपने आप को ज्यादा मानते थे, तो फिर इन दोनों के बीच भयंकर मतभेद हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगला पॉइंट है, जब इस्लाम राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, एंड अगला पॉइंट है, यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। मतलब ये लोग भी, इन देश के लोग भी इस क्षेत्र पर, बाल्कन प्रदेश पर, बाल्कन क्षेत्र पर अपना मतलब नियंत्रण करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। अब उपयुक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देश और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उन सब के कारण हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे हथियार वगैरह वगैरह भी नष्ट हुए। ठीक है, तो ये सब हमारा है दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न पहले चैप्टर का।
अब तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो। हम सारा क्वेश्चन का आंसर भी बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो बच्चों साथ में आंसर भी कंप्लीट कर लो। देखो 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, मतलब जो 1848 की उदारवादी क्रांति हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो रूढ़िवादी शक्तियां जो 1848 में आपका उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, जो रूढ़िवादी शक्तियां हैं वो 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, मतलब कामयाब हो गई, अपनी जो करना चाहते थे वो हो गया, ठीक है। किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल नहीं कर पाई, हटा नहीं पाई, ठीक है। और राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था, जो राजा थे राजाओं को यह समझ गए थे, समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियां हैं, क्रांतिकारियों को हम जब रियायतें देंगे तो फिर ये क्रांति समाप्त की जा सकती है, ये क्रांति जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तन को प्रारंभ किया, उस परिवर्तन को प्रारंभ किया, ठीक है। एंड जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुकी थी, जो पश्चिमी यूरोप में 1848 की क्रांति बता रहे हैं लेकिन यहाँ 1815 से पहले हो चुकी थी, ठीक है। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार जो है वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासवत और बंधुआ जो है मजदूरी समाप्त कर दी गई, जो भूदासवत है और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादातर जो है स्वतंत्रता प्रदान किया, हालांकि इससे निरंकुश मैग्मारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया। जो निरंकुश लोग थे, जो नियंत्रण, ठीक है, निरंकुश लोग थे, उनका जो मतलब रास्ता है वो साफ हो गया पूरी तरह से। तो ये हमारा तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इसको आप कंप्लीट कर लो, इसके बाहर नहीं आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको सबसे पहला प्रश्न जो कंप्लीट करना है वो हमारा क्या है, ठीक है, यहां है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। जो इटली का एकीकरण है उस पर प्रकाश डालना है। एंड या फिर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। मतलब क्वेश्चंस को कई प्रकार से पूछ सकता है। अब आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से है, मतलब जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो कुछ इस प्रकार से है। कारण सारे आप देख लो। पहला, इस समय इटली के अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो इटली है वो अनेक वंशानुगत राज्यों व फिर बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इटालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, जबकि इटली है, इटली में इटली की भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन जो इटालवी भाषा है वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप प्रचलित थे, मतलब अनेक स्थानों पर कई प्रकार से भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। और अगला है तीसरा, क्योंकि ये बिखरा हुआ था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि 1830 के दशक में जूसेppe मैज़्ज़िनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। जो 1830 के दशक की बात है में जो जूसेppe मैज़्ज़िनी ने इटली को एकीकृत मतलब इकट्ठा करने के लिए, बहुत बिखरा हुआ था तो इसको इकट्ठा करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। और उसने यंग इटली सोसाइटी या यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। जो यंग इटली नामक गुप्त संगठन है उसका स्थापना किया। 4 नंबर पॉइंट है कि सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूर हैं उन्होंने भी समर्थन किया, मतलब उन्होंने भी इटली के राज्यों को संगठित इकट्ठा करने के लिए, जो एकीकृत हो गया था उसको इकट्ठा करने के लिए आंदोलन का समर्थन किया, नेतृत्व दिया, ठीक है, उनके साथ दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। 5वां पॉइंट है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। जो सार्डिनिया पीडमार्ट है उन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और यह युद्ध में जूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया, मतलब इनके नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक ने भाग लिया क्योंकि ये काफी अच्छे व्यक्ति थे। और 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में जो एकीकरण है वो पूर्ण हो गया, ठीक है।
1870 में जो हमारा इटली का एकीकरण है बच्चा, वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा है, देखो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने इटली के एकीकरण के बारे में जान लिया। अब आप लोगों को एक SW भी जरूरी है देना, तो वो SW क्या है वो आप लोगों को घर पर करना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लेना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण और परिणाम लिखिए। ये आपको खुद याद करना है कि फ्रांस की क्रांति के कारण कौन कौन से हैं और उनके परिणाम क्या निकला। ठीक है, और कब हुआ ये आपको तैयार कर लेना है। SW है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, और इसमें आप लोगों को सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।